नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आरएसएसपी स्वामी प्रसाद मौर्य की ये नई पार्टी है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जिसका झंडा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले ही हफ्ते महासचिव पद से जो है इस्तीफा दिया था समाजवादी पार्टी से, लेकिन अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और इसका आने वाले चुनाव में क्या असर होगा इंडिया गठबंधन पे, क्या इसका असर देखने को मिलेगा, क्या समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे आलोक पाठक जी के साथ, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, स्वामी धन्यवाद प्रसाद कोमल। मौर्य ने जी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या इसके मायने हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जो नई पार्टी बनाई है, ये ठीक चुनाव से कुछ समय पहले, आखिर क्यों उनको ये कदम लेना पड़ा चुनाव से ठीक पहले? क्या इससे इंडिया अलायंस को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं ये? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते हैं। आज ये सवाल अखिलेश यादव से कुछ पत्रकारों ने पूछा था, जब वो आचार्य नरेंद्र देव की जयंती पे उनको कुछ एक नरेंद्र अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब दिया और बहुत मुस्कुरा के बोला कि लोग आते हैं, हम हमसे जुड़ते हैं, हमसे फायदा लेते हैं और निकल जाते हैं। ये मुस्कुरा के बोला था अखिलेश यादव ने, और जी, ये सबने देखा, तमाम चैनलों पे चल चुका है, सब जगह चल चुका है कि अखिलेश यादव को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना समाजवादी पार्टी को कोई फर्क पड़ता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए। बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से समाजवादी पार्टी और मजबूत हो गई है। जी, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन बातों को लेके अलग हुए हैं या जो भी किया उन्होंने, अखिलेश यादव ने जुलाई के महीने में कहा कि हमारा फोकस अब पीडीए रहेगा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और इसका मतलब है कि देश की 80-85% आबादी को वो हक दिलाने की बात कर रहे हैं जो अब तक उनको देश की आजादी के 75 साल के बाद नहीं मिला है। और जी, इस एजेंडे पे अखिलेश यादव कितने सिंसियर हैं उसका मैं उदाहरण दूं। आज समाजवादी पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों के अपने प्रत्याशी घोषित किए, जिसमें जी, से 10 पीडीए के हैं। मतलब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग से 10 लोग हैं। मतलब जी, 90% टिकट जो गया है पीडीए को गया है। और अब तक समाजवादी पार्टी ने टोटल 27 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए लोकसभा चुनाव में, और 80% से ज्यादा इसमें पीडीए के। और जो दूसरी बड़ी चौंकाने वाली बात इन दोनों लिस्टों में आई है, वो ये है कि अभी तक ये आरोप लगता रहा है कि समाजवादी पार्टी दरअसल मुसलमानों और यादवों की पार्टी है। MY बोलते हैं, मुस्लिम एंड यादव। जी, ये जो लिस्ट आई है 27, इसमें 2 मुस्लिम हैं और 3 ही यादव हैं, 5। मतलब 20% भी नहीं, 19% के आसपास प्रत्याशी सिर्फ मुस्लिम यादव समाज के हैं। बाकी 80% प्रत्याशी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों में जो अगड़ों में जो पिछड़े उनको दिया गया है। तो जी, ये जो आप जो स्वामी प्रसाद मौर्य हटे हैं, उससे मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे जिससे समाजवादी पार्टी की को बेसिकली नुकसान पहुंच रहा था। आप समझिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में मुलायम सिंह यादव ने क्यों की? क्योंकि उनको लगा, बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद उनको लगा कि देश में सेकुलरिज्म को खतरा है। देश का जो सेकुलर चेहरा है, जिसको लेके आजादी के बाद भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाया गया था, और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग, सारे बिरादरी, सारे धर्म के लोग आराम से रहा करते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे। तो सेकुलरिज्म के खिलाफ में के प्रति जो तब के दो बड़े तबके दल थे, एक तो कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, दोनों उतने ज्यादा ईमानदार नहीं दिख रहे थे। इसलिए, और जिस पार्टी में तब मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, जनता दल, उसको उन्होंने छोड़ा और एक नया दल बनाया, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में उनके साथ जो शुरू में लोग जुड़े थे, संस्थापक सदस्य, जिसमें नाम बता रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, उसके अलावा थे बेनी प्रसाद वर्मा थे, फिर जनेश्वर मिश्रा थे, ब्रजभूषण तिवारी थे, मोहन सिंह थे,
अवधेश प्रसाद हैं जो कि अयोध्या से विधायक दलित है। तो मतलब हर जी बिरादरी, हर धर्म के लोग पहले दिन से मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े। पहला काम तो उन्होंने किया कि 1992 समाजवादी पार्टी बनाई। दूसरी, याद करिए कि जब 1991 में भाजपा को बहुमत मिला था उत्तर प्रदेश में पहली बार, और उत्तर जी प्रदेश में जब भाजपा पहली बार सरकार में आई तो उसके बाद पूरे देश में भाजपा का जनाधार बढ़ा। उसका नतीजा ये रहा कि कई राज्यों में आज तक भाजपा की सरकार है, जैसे गुजरात की भी लोग बात करते हैं। तो उस भाजपा के प्रभाव को रोकने के लिए बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उन्होंने सपा और बसपा को एक साथ लाया। सपा और बसपा दोनों एक साथ मिलकर 1993 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ी। नतीजा क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो प्रबल हिंदुत्व की लहर पे सवार होके कल्याण सिंह और भाजपा, तब की अटल और अडवाणी की भाजपा के विजय रथ को 1993 में ही रोक दिया था मुलायम सिंह ने, और उस जी चुनाव में भाजपा बहुमत से पीछे रह गई और सपा बसपा गठबंधन ने एक बड़ी जीत हासिल की, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। तो पिछड़े और दलित को लेके मुलायम सिंह यादव हमेशा से उनके हकों के लिए और अल्पसंख्यकों के हक के लिए लड़ते रहे। एक उदाहरण दूं, फूलन देवी का नाम सबने सुना होगा। जी फूलन देवी एक निषाद समाज की एक महिला थी जिनका कुछ लोगों ने जिनकी इज्जत लूट ली, और उसके बाद वो जिन्होंने इज्जत लूट ली थी उनके खिलाफ फूलन देवी ने बड़ी कार्रवाई की और तमाम लोगों की जान चली गई। उस फूलन देवी के खिलाफ मुलायम सिंह यादव ने सारे मुकदमे वापस लिए, उनको जेल से बाहर निकाला और उनको समाजवादी पार्टी का टिकट दिया। वो ऐसे नेता थे। तो सोचिए, जो जो पार्टी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई पिछले 32 सालों से लड़ रही है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो भाजपा के एजेंट है बोलते हैं, जो कि जी आज सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा के एजेंट थे जो आ गए थे और समाजवादी पार्टी को डिस्टर्ब कर रहे थे, बिल्कुल तो उसको ये बैठ के पीडीए का पाठ पढ़ा रहे हैं। भाई, जिस जिस पार्टी ने आपको जगह दी, जब आप भाजपा छोड़ के आए थे, आपको सम्मान दिया, विधानसभा का चुनाव लड़ाया, आप चुनाव हार गए, उसके बाद आपको विधान परिषद ने भेज दिया, उसके बाद आपको महासचिव बना दिया, आप अनर्गल बयान दे रहे थे, सनातन के खिलाफ बयान दे रहे थे। समाजवादी बिल्कुल पार्टी या कोई भी जो भारत का जो एक प्रगतिशील आदमी है, वो अपने धर्म की दूसरे धर्म की बुराई नहीं करता है। वो अपने धर्म की अच्छाई बताएगा, लेकिन दूसरे धर्म की जो बुराई बताएगा या उसकी कमियां गिनाएगा, इसका मतलब वो धार्मिक सौहार्द, जो सामाजिक सौहार्द है, उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। और जी पिछले 1 साल से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को लेकर अनर्गल बयान दे रहे थे, और इस बिल्कुल बयान को लेकर सपा में बहुत असहजता थी। जी। और स्वामी प्रसाद मौर्य की इन्हीं अनर्गल बयानों की वजह के चलते जो है समाजवादी पार्टी भी कई बार सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है, और सत्ताधारी दल को भी मौका मिल जाता है निशाना बनाने का समाजवादी पार्टी को, और ऐसा मौका बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ही देते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा था कि खबरें ऐसी भी आ रही थी कि राज्यसभा का टिकट ना मिलने की वजह से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज थे। नहीं नहीं, देखिए कोमल जी, अब वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत मामला था। कैसे, किस बेसिस पे उनको राज्यसभा का टिकट दी थी समाजवादी पार्टी? देखिए, राज्यसभा का टिकट तो पिछले हफ्ते है, उसके पहले एक मामला हुआ था जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। जी तो अखिलेश यादव जी के पास आमंत्रण गया। उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन आप प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर रहे हैं उस दिन मैं नहीं आऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं जरूर दर्शन करूंगा, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्राइवेट कार्यक्रम लग रहा है, इसलिए मैं उस दिन नहीं आऊंगा। मेरी भगवान श्री राम में आस्था है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये मंदिर बन रहा है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, इसको भाजपा नहीं बनवा रही है, तो क्रेडिट क्यों ले जी रही है भाजपा? तो हम आएंगे और सब परिवार दर्शन करेंगे, लेकिन उस दिन नहीं करेंगे। जब ये क्लियर है, पार्टी के नेता ने स्टैंड ले लिया और
उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पे विधानसभा में, विधान परिषद में उन्होंने सवाल उठा दिया। जब सवाल उठा दिया तो मनोज पांडे जो विधानसभा में पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बोला समाजवादी पार्टी के, और वो ऐसे नेता हैं जो कि पिछले 3 बार से विधायक हैं। मतलब 2012 में पहली बार विधायक बने जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी। 2017 में जब प्रचंड मोदी लहर, योगी लहर थी, योगी लहर नहीं मोदी लहर थी, तब भी वो अपनी सीट ऊंचाहार से बचाने में कामयाब रहे और इस बार भी जीते हैं। 3 बार के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। तो उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा अब समझ में आ रहा मुझे कोमल जी। नॉर्मली मनोज पांडे बहुत संयमित भाषा में बयान देते हैं, लेकिन उस दिन बोले कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, इसलिए उनके बयान पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अब ये समझ में आ रहा है कि ये बयान उन्होंने जो दिया था वो इसलिए दिया कि पार्टी समझ गई थी कि ये आदमी मेंटली, ये इसका एजेंडा कुछ और है। जी। उसके बाद लेकिन शायद आज स्वामी प्रसाद बोले, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जो है कुछ पत्रकारों को बाइट देते हुए उन्होंने ये कह दिया कि मनोज पांडे जैसे लोग जो हैं बीजेपी के एजेंट हैं। जिस तरह से प्रमोद कृष्णम जो है कांग्रेस से आ गए और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, उसी तरह मनोज पांडे को भी उन्होंने बीजेपी का एजेंट बता दिया। देखिए पहली बात तो कि स्वामी प्रसाद का यह आरोप बुरी तरह से निराधार है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं। उनका जनाधार स्वामी प्रसाद मौर्य से बहुत ज्यादा है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो विधानसभा में अपनी सीट हार गए। उनको सपा के नेतृत्व ने उनको विधानमंडल दल का नेता बनाया है। वो कैसे बीजेपी के एजेंट हो जाएंगे? जो आदमी भाजपा के खिलाफ खुल के लड़ रहा है वो कैसे बीजेपी का एजेंट हो जाएगा? चूंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को पता, पहले उन्होंने सोचा कि हम हल्ला मचाएंगे, तो गलती क्या हुई भाई, 13 फरवरी को उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि हम पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे देते हैं। ये चिट्ठी उनको सीधे अखिलेश यादव जी को भेजनी चाहिए, अब महासचिव हैं। आपने वो चिट्ठी मीडिया में वायरल कर दी, इसका मतलब आप पार्टी के अनुशासन को तोड़ रहे हैं। उसके बाद उनको कोई मनाने नहीं आया, न अखिलेश यादव ने फोन करके बुलाया, न कुछ बोला। तो उनको संदेश दिया जा चुका था कि भाई अब आपकी दाल यहाँ गलेगी नहीं। तो शायद उनको पता था कि अब उनको निष्कासित किया जाएगा, हो सकता है निष्कासित किया जा सकता है, इसलिए वो आज उन्होंने बयान दे दिया है कि 22 तारीख को वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन करेंगे। 22 फरवरी को तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम हाँ, में उन्होंने एक गठन करेंगे। सम्मेलन। जी। आज उन्होंने उसका झंडा भी लॉन्च बता दिया। देखिए कुल मिला के ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में वापस अभी जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बहुत कुछ बोला है और रामचरितमानस के कुछ पन्ने जलाए भी, उसको लेकर उनके खिलाफ जी। मुकदमा भी हुआ है। तो अब वो बीजेपी में वापस तो जा नहीं सकते हैं कि वहां जाएंगे तो बीजेपी ने उनको रामद्रोही कहा है, तो मोदी योगी अपना चेहरा क्या दिखाएंगे मीडिया में आके कि जिसको आपके नेताओं ने रामद्रोही कहा। तो अब उन्होंने एक अलग दल बना लिया। तो अलग दल बना के क्या करेंगे, कितने वोट पाएंगे, तो सब सामने ही पता चलेगा। मतलब इससे ये जाहिर हो गया कि वो पिछले साल भर से समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कोमल जी, मैं ये बात इस फोरम पे कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मेरे सामने की बात है। मैं बैठा हुआ था और समाजवादी पार्टी के कई नेता आए और उन्होंने उनके शीर्ष नेतृत्व से बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अनर्गल बयानों से क्षेत्र में हम लोग को बहुत लंबा नुकसान हो रहा है। जी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने में कभी भी किसी जाति या किसी धर्म को लेके वो बड़े संयमित बयान देते हैं। जी। अखिलेश यादव भगवान शंकर के भक्त हैं, लेकिन वो कैमरा लेके पूजा नहीं करते हैं। सबको पता है नेताजी मुलायम सिंह यादव हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। और जो आरोप लगता है कि वो
कार सेवकों पर उन्होंने गोली नहीं चलवाई। अब तो तब के मुलायम सिंह यादव के जो प्रमुख सचिव थे नृपेंद्र कुमार मिश्रा, उनका बयान वीडियो पे है, जो उन्होंने पत्रकार राहुल श्रीवास्तव से को दिया है अभी, कि नेताजी ने आदेश नहीं दिया था, ये आदेश फैजाबाद के डीएम का था। उसने, क्योंकि देखिए ये अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का आदेश था कि आपको उस विवादित स्थल को की हर हालत में रक्षा करनी है। तो उसको लगा कि भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही और ये बाबरी मस्जिद को हम बचा नहीं पाएंगे, कोर्ट को हम क्या जवाब देंगे, तो उसने फैसला लिया और उसने फायरिंग करवा दी। जी हाँ, ये सही। उसी तरह से जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्पष्ट आदेश दे दिया था कि भाई गोली नहीं चलेगी कार सेवकों पे। तो आप जिस पार्टी, मैं बता रहा हूं कि जो पार्टी जितनी प्रतिबद्ध रही है, समाजवादी पार्टी, मैंने आपको फूलन देवी का उदाहरण दिया, मैंने आपको वो उदाहरण दिया 1990 वाला, जी, और समाजवादी पार्टी ने उसके बाद 1993 में वो बसपा के साथ सरकार बनाई। फिर 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 150 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। उसके बाद 2012 में बहुमत मिला। तो इसलिए मिला कि जी आलोक साहब, आपसे आखिरी सवाल है मेरा कि क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो नई पार्टी है आरएसएसपी, क्या ये आने वाले चुनाव में क्या इंडिया अलायंस को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर इससे समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक टूटने की आशंका है? क्या जो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, क्या उसपे कुछ फर्क देखने को मिलेगा? हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए भी उन्होंने बोला है। तो ये स्वामी प्रसाद ने खुद बोला ना, कांग्रेस ने तुमको बुलाया नहीं, और कांग्रेस ने तब बुलाया था जब वो समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। मैं इसके जवाब में एक सोशल मीडिया पे किसी सज्जन ने लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी को जिला परिषद के जो सदस्य का चुनाव जितवा सके। मतलब मैं उसको शुद्ध भाषा में कहूं तो नगर निगम के कॉर्पोरेटर का चुनाव, पार्षद का चुनाव जितवाने की हैसियत स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं रखते हैं। तो इनके ये क्या करेंगे अगर इनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 200-500 वोट पाएगी, और बेसिकली विपक्ष में बिखराव चाहती है भाजपा, और उस एजेंडे को पूरा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आलोक सर, आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते दर्शकों को बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है आरएसएसपी, इस पार्टी का ये दोबारा से रिलॉन्च किया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, क्योंकि इससे पहले 2013 में ये पार्टी बनाई गई थी। साहिब सिंह धनगढ़ ने ये पार्टी बनाई थी, और 1993 में वो बसपा से चुनाव लड़े थे, और 2002 में सपा से वो चुनाव लड़े थे। लेकिन 2014 और 2017 और 2019 के चुनावों में उन्होंने अपने प्रत्याशी भी उतारे। लेकिन इसके बाद 2020 में उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, आईडी, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, और उसी का ही स्वामी प्रसाद मौर्य अब फिर से इसको रिलॉन्च कर रहे हैं, और 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वो अपने प्रतिनिधियों को जो है संबोधित करेंगे। लेकिन आने वाले चुनाव में क्या होना है, और इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ एनडीए को टक्कर दे पाता है, ये लगातार हम आपको इसकी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें द न्यूज लॉन्च उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। नमस्कार।